सबसे पहले शिकस्त हुई है अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को, बिल्कुल CIA को, जो मुसलसल ये कोशिशें कर रही है। ट्रंप के ऊपर 2 दफा हमले हुए, उनको रास्ते से हटाने की कोशिशें की गई। तो अब अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त हुई, मीडिया को शिकस्त हुई है, वहाँ के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है, वहाँ पे जितने फाइनेंसर्स थे या जो बड़े बड़े इजरायली लॉबी थी उनको शिकस्त हुई है। पाकिस्तान में आइन बराए नाम है, पाकिस्तान में असूल बराए नाम है। असूल वही है जो हमारे ताकतवर हल्के समझते हैं कि हमने रूल करना है तो हमने रूल करना है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक सियासी जमात को, जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर लिखे हुए हैं, सियासी जमातों के हकूक होते हैं, उस आइन की शिक का कोई लिहाज नहीं किया। जो वजह बनती है इमरान खान साहब की और बाइडन के दरमियान या पाकिस्तान की हुकूमत और बाइडन की इंतजामिया के दरमियान इख्तलाफात की, वो बड़ी वजह बनती है। फिर डोनाल्ड लू का किरदार सबके सामने है। वो जो खान साहब क्लेम कर रहे थे साइफर वाला मामला, वो बिल्कुल ठीक था, वही बात सामने आई। जब ट्रंप आया है, ट्रंप ने तो वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि हम वॉर इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, या फिर हम जो जंगें हम शुरू कर चुके हैं उनको खत्म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ABN डिजिटल देख रहे हैं और मैं आता हूं। नाज़रीन, आज अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो है वो नए सदर मुंतखब हो गए। उसके बाद पाकिस्तान में यह खबरें चल रही है, लोग काफ़ी खुश भी है कि इमरान खान को रिहा कराएंगे। तो इस हवाले से आज इस सेशन पे बात करेंगे और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़हीम अख्तर मलिक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, अमेरिकन इलेक्शन हो गए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। पहले तो वहाँ पर भी मीडिया जो है वो एक किस्म का ये कह रहे थे कि मैनेज है सब कुछ, जो है वो उसके अगेंस्ट, जितनी भी एजेंसियाँ थी वो भी उसके अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए। किस तरह जीते सर? बहुत शुक्रिया आता, आपने बड़े अच्छे टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की है। ये मेरे लिए जो आप इसे कह सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी है वो ज़्यादा शॉकिंग नहीं है। असल में जिनको शिकस्त हुई है वो खबर है और वो शॉकिंग है। उसमें शिकस्त किसको हुई है? सबसे पहले शिकस्त हुई है अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को, बिल्कुल CIA को, जो मुसलसल ये कोशिशें कर रही थी मैनेज करने की। ट्रंप के ऊपर 2 दफा हमले हुए, उनको रास्ते से हटाने की कोशिशें की गई। फिर जिस तरीके से आपको पता है कि अमरीकी मीडिया जिसने उन्हें वन साइडेड किस्म की रिपोर्टिंग की और ये बताते रहे कि ट्रंप जो है वो हार रहे हैं, कामला हैरिस जो है वो जीत रही हैं, और उनकी लीड जो बताते थे वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल अलग होती थी। उसके मुकाबले में जो जो वहाँ का जो नेशनल मीडिया है, अमेरिकी मीडिया, जिसको पूरी दुनिया देखती है, फॉलो करती है, हम भी ज़ाहिर है किसी दौर में फॉलो करते रहे हैं, और अभी भी हमारे कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर इदारे हैं वो उनको फॉलो करते हैं। अब उसकी जगह ले ली है ट्विटर ने, एक्स ने, बिल्कुल सोशल मीडिया ने, सिटीजन मीडिया ने, उसने ले ली है और वो जीत गई है। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो जीत गए हैं। एक तो नेशनल मीडिया की शिकस्त हुई, पहली इस्टेब्लिशमेंट की, दूसरी नेशनल मीडिया की, फिर कामला हैरिस की हुई, ऑब्वियसली उसकी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ जो बयानिए जो दफन हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से, वो कैपिटल हिल्स के ऊपर जब हमला हुआ और उसके ऊपर लगभग 32 से 34 के करीब मुकदमात जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बनाए गए। और आपको याद भी होगा कि कुछ मुकदमात में तो उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि हरासमेंट वगैरह के मामला भी, वो सारा बयानिया दफन कर दिया अमरीकी शहरियों ने। और इसमें यकीनन ये जो नाकामी है, ये पिछले आपसे कह सकते हैं कि 20-30 साल में जो एक पावर्स थी, जो पावर्स शिफ्ट हुई थी एस्टैब्लिशमेंट के पास, पहले उससे भी पहले पावर थी, लेकिन एक्सट्रीम पहुंचा हुआ था हर मुल्क में। एस्टैब्लिशमेंट जो थी बड़ा किरदार अदा करती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या और किसी मुल्कों में हो, तो अमेरिका को देखते थे। और जो बड़े हमारे एक्सपर्ट्स बनते हैं, हुसैन हक्कानी को मैं कुछ दिन से पढ़ रहा था, उनसे पहले कुछ पढ़ रहा था, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते थे कि अमेरिका के इंतखाबात हों या फिर अमेरिका में कोई भी मूव होती है ताज़ा, तो उसके इम्पैक्ट्स पूरी दुनिया के ऊपर पड़ते हैं। तो अब अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त हुई है, मीडिया को शिकस्त हुई है, वहाँ के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है, वहाँ पे जितने फाइनेंसर्स थे या जो बड़े बड़े इजरायली लॉबी थी उनको शिकस्त हुई है। तो क्या आप उसके साथ दुनिया भर में पड़ेंगे? यकीनन पड़ेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 8 फरवरी को पाकिस्तान में अवाम उठी, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया गया, और इसका एक और पहलू भी मैं डिस्कस करूँगा, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आया, जिस तरीके से हमारी अदालतों का किरदार सामने आया, उसका बदला 8 फरवरी को अवाम ने ले लिया। लेकिन पाकिस्तान में आइन
बराए नाम है, पाकिस्तान में असूल बराए नाम है। असूल वही है जो हमारे ताकतवर हल्के समझते हैं कि हमने रूल करना है तो हमने रूल करना है। जो चीज़ें पाकिस्तान में हुई 8 फरवरी के बाद या फिर 8 फरवरी से पहले, वही सेम अमेरिका में हुआ। लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये नहीं हुआ कि 8 फरवरी के बाद जो पावरफुल हल्कों ने अवाम के जो वोट था या फिर अवाम का जो फैसला था उसको ख़त्म किया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। अवाम ने जो फैसला दिया, उनके इदारों ने, उनके मुल्क ने और उनके सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो उसमें एस्टैब्लिशमेंट की शिकस्त हो, मीडिया की शिकस्त हो। मैं देख रहा था CNN जो वन साइड रिपोर्टिंग कर रहा था, वो भी अब एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए हैं और वो अब 47 में सदर बन रहे हैं। तो एक अदालती पहलू के ऊपर भी मैं आ रहा था कि जिसके ऊपर ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उनको भी देखना बनता है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुकदमा चल रहा था तो फिर अमेरिकी अदालतों ने कहा कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का मुकदमा इस वक्त चलाएंगे और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई भी केस जो है वो उसको अगर हम सुनेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है किसके ऊपर पड़ेगा, वोटर्स के ऊपर पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि अदालती कार्रवाई से लोग मुतासिर हों या फिर अदालती कार्रवाई लोगों का जो वोट का एक रुझान है उसको तब्दील करने के लिए एज ए वेपन यूज हो। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में देखें, इलेक्शन से 10 दिन पहले इमरान खान और उनकी मिसेस को अदालती हुक्म देते हैं कि जेल में डालना। इलेक्शन से पहले जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो रहे होते हैं तो इमरान खान को किसी और मुकदमे में डाल कर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। फिर उससे पहले उसकी पार्टी को इलेक्शन से बिल्कुल फारिग कर दिया जाता है। फिर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक सियासी जमात को, जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर लिखे हैं कि सियासी जमातों के हकूक होते हैं, उन हकूक का उन्होंने उस आइन की शिक का कोई लिहाज नहीं किया। आइन की शिक 17 है, उसका लिहाज नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर फोकियत दी। देखिए, आइन सबसे बड़ा है पाकिस्तान में। आइन के बाद आता है कानून, कानून के बाद आते हैं रूल्स, रूल्स के बाद आते हैं, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो सियासी जमात के अपने जो आइन होता है, पार्टी का आइन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब और उनके साथ जो 2 बाकी जजेस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के मुल्की आइन को खत्म कर दिया, साइड पे रखा। उन्होंने पार्टी के आइन के ऊपर फोकियत दी और ये कहा कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं है। तहरीक इंसाफ जो है वो इसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम नहीं किए जाते और फिर तमाम जो उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद, उनको डिक्लेयर कर दिया गया। एक तरफ ये हमारी अदलिया ने किया, दूसरी तरफ इंडिया को देखें, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पाकिस्तान, आम आदमी जो पार्टी है उनके उनके सरबराह, उनको कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये बेल देती थी कि जाओ आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लो। और हमारे यहाँ इसलिए कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो जिस तरीके से परवान चढ़ती है, उसके लिए आपको बतौर सोसाइटी, आपके जितने भी सेगमेंट्स हैं, पिलर्स हैं आपके मुल्क की या रियासत के, उनको किरदार अदा करना पड़ता है। वो मुल्कें ऐसी नहीं ग्रेट बनती, वो कौमें ऐसे ग्रेट नहीं हुई। हमारे यहाँ मामला डिफरेंट है। दूसरा, आपने जो सवाल किया था कि अमरीकी इंतखाबात का इमरान पाकिस्तान के ऊपर और अमेरिका, बिल्कुल खसूस इमरान खान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बात बड़ी सीधी सी है। रिजीम चेंज के बाद, उससे पहले अमेरिका में रिजीम चेंज हुई, जैसे उनका मुदत खत्म हुई, जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट बने, अमेरिका के 46वें सदर बने, उनके आने के बाद यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा होता है और वो जो वजह बनती है इमरान खान साहब की और बाइडन के दरमियान या पाकिस्तान की हुकूमत और बाइडन की इंतजामिया के दरमियान इख्तलाफात की, वो बड़ी वजह बनती है। फिर डोनाल्ड लू का किरदार सबके सामने है, वो आता है और फिर तहरीक दम-ए-एतमाद पेश होती है और फिर तहरीक दम-ए-एतमाद के हवाले से सबसे बड़ी अब तक की जो गवाही अता साहब आई हुई है वो मौलाना फजल रहमान की है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने हमें कहा कि तहरीक दम-ए-एतमाद पेश करो, हमने तहरीक दम-ए-एतमाद पेश कर दी और इसकी अभी तक कोई डिनायल नहीं आया, कोई तरदीद इसकी नहीं आई, ऑफिशियली कोई तरदीद जारी नहीं हुई। तो मतलब ये कि जो खान साहब क्लेम कर रहे थे साइफर वाला मामला, वो बिल्कुल ठीक था, वही बात सामने आई। तो डोनाल्ड लू की वजह से रिजीम चेंज हुई। फिर क्या होता है, पाकिस्तान अचानक जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में बेहतरी हो रही थी, जो पाकिस्तान की का मुआशी सिस्टम है वो लड़ाई झगड़ा वॉर इकॉनमी की तरफ नहीं जा रहा था। फिर हमने देखा अफगानिस्तान, जिसके लिए पाकिस्तान ने 2 बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होस्ट की, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रोजाना दुनिया को कहता था कि जो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है, इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा है, वहाँ पर खुराक की कमी है, वहाँ पर बाकी चीज़ों की कमी है, लैंड लॉक कंट्री है, उनके लिए कुछ करें, उनके पैसे दें। अब वही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई की तरफ चला गया। इसका मतलब सीधा सीधा था, हम वॉर इकॉनमी की तरफ जा रहे थे।
अब जब ट्रंप आया है, ट्रंप ने तो वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि हम वॉर इकॉनमी में नहीं जाएंगे, या फिर हम जो जंगें हम शुरू कर चुके हैं वो उनको खत्म ख़त्म कर करेंगे, और जो जंग जारी है उसको रोक देंगे, और नई जंग कोई नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा सा मैसेज ये है कि जो डोनाल्ड लू और जो बाइडन साहब की पॉलिसीज थी टुवर्ड्स साउथ एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना, वो तब्दील होंगी। जब वो तब्दील होगी तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। और आपको पता है, अगर आपकी सारी जो मुल्क चलाने की जो सोच है वो वार इकॉनमी के ऊपर बेस कर रही हो, तो फिर आपके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा मासवे कि जो पहले पॉलिसीज खान साहब की थी, या फिर पाकिस्तान चल रहा था जिन पॉलिसीज के ऊपर, जिनकी वजह से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हो रहे थे, आपको वो वापस लाना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरह से पाकिस्तानी डायस्पोरा की भी मीटिंग्स हुई, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने डोनाल्ड ट्रंप की कंपेन में बहुत ज़्यादा फंडिंग भी की है, तो उन्होंने यकीन दहानी ये करवाई हुई थी कि मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा तो इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके ऊपर जो मेरे जो प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन होगा, उसमें वो प्रायोरिटी पे होंगे। तो यकीनन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, और अगर डोनाल्ड टू चेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो पॉलिसीज बाइडन वाली थी वो ख़त्म होगी, और जो ट्रंप वाली पॉलिसी थी वो आ जाएंगी। अच्छा, मतलब फिर इमरान खान, सर ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे आपने ट्विटर पे भी देखे होंगे और इलेक्शन से पहले भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद भी ये कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फिर इमरान खान की रिहाई के जो इम्कान है वो रोशन हो जाएंगे, तो रिहा हो जाएंगे। देखें, फौरी तौर के ऊपर तो आप इसका इम्पैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने रिहा होना है, क्योंकि अगर ये क्लेम मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि अब ट्रंप आएंगे तो इमरान खान को रिहा करवा दिया जाएगा, तो ये बयानिए की तलाश में मुस्लिम लीग नून जो है वो कोशिश कर रही है। अल्टीमेटली तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिहा होना है खान साहब ने, क्योंकि जो केसेस हैं वो बेबुनियाद किस्म के हैं, एक 200 के करीब मुकदमात हैं, और अभी तक बाइडन इंतजामिया के होते हुए खान साहब को कहीं भी कन्विक्ट नहीं कर सके, कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके, कोई सबूत नहीं ला सके, कोई कार्रवाई अल्टीमेटली नहीं कर सके। तो जब पॉलिसीज शिफ्ट हो जाएंगी, तब्दील हो जाएगी, तो अल्टीमेटली खान साहब बाहर होंगे, और इम्कान है जो कुछ कोशिशें हैं वो भी जारी हैं, और जो मिड या फिर जो एंड ऑफ नवंबर है उस वक्त आप पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तहरीक भी आपको चलती हुई नजर आएगी, लोग सड़कों के ऊपर होंगे। और जैसे ही जब ट्रंप प्रेसिडेंट का ओथ ले लेंगे, जब वो वाइट हाउस की का जो आप उसे कह सकते हैं बागडोर संभाल लेंगे, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो राब्ते हैं, जो ब्रीफिंग्स हैं वो साउथ एशिया रीजन के ऊपर होंगी, तो शिफ्ट्स तो होंगी, और डेफिनेटली इमरान खान बाहर आएंगे। इमरान खान बाहर आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को दी हैंडसम बॉय कहते हैं पाकिस्तान का। तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना बेहतरीन तज़िया इन्होंने पेश किया, क्योंकि जो पिछली पीडीएम की हुकूमत आई थी उससे लेकर अभी तक क्या चलता रहा और कैसे ये सिस्टम सारा चेंज हुआ, सारी बातें आपने बता दी। सर थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।